नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ से 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पर दिया हुआ है, यदि फलन f r टेंस टू r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है तो यहां पर r से r में परिभाषित है फलन, तो क्या f एकेकी है, f बहुएक है, f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, या f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि हमारे पास फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम यहां पर रखते हैं f2 तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्राप्त हो रहा है। f माइनस 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्राप्त हो रहा है। यानी f2 और f माइनस 2 तो बराबर हैं, लेकिन 2 माइनस 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन एकेकी नहीं है। अब हम फलन के आच्छादक होने की जांच करेंगे। तो फलन आच्छादक हमें पता है कि ये जो हमारा दिया गया फलन है, सभी वास्तविक संख्याएं इसका प्रांत है। इसका प्रांत क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और इसका सह प्रांत भी क्या है, सह प्रांत क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जब हम इसके परिसर की बात करेंगे तो हम यह देखते हैं कि ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं के लिए हमें यहां पर ये देखिए 1 प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है, यानी केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं परिसर में। परिसर में हमें क्या प्राप्त हो रही हैं, केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जो परिसर है वह सह प्रांत के बराबर नहीं है। तो परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, अर्थात फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मान ज्ञात करना है तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हो गई 1/2। साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, है ना, -1/2 हो जाएगी, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। माइनस पाई बाई 6 वास्तव में क्या है, ये इसी रेंज में है, कौन सी, पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये मुख्य शाखा में स्थित है। तो माइनस पाई बाई 6 इसका मुख्य मान होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है बच्चों। आगे तीसरा नंबर है, 2 गुणा 2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 1 है। 0 और 1 मिलकर कितनी प्रविष्टि हुई, 2 प्रकार की प्रविष्टि हुई। और 2 गुणा 2 के अवयवों में कुल अवयव कितने हुए, 4 हुए। तो सीधे सीधे यहां पर हो जाएगा 2 की घात 4, 2 की घात 4 यानी 16। ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, यदि पासे का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या है 2। तो 2 पासे जब एक साथ उछाले जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एस, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 36 है। अब यहां पर सम अभाज्य संख्या आने की अनुकूल परिणाम क्या है, देखिए यहां सम अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम है 2 2, है ना। बस इसके अलावा नहीं, दोनों पासों में आना चाहिए। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी बराबर एन बटे एन एस, एन बटे एन एस कर देंगे तो 1/36 इसका आंसर आ जाएगा। 5वां नंबर लेते हैं। 5वां है, यदि 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है तथा मॉड ए इज इक्वल टू 2 है, तो एडजॉइंट ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो मॉड ए की वैल्यू हमें दी गई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। हमें क्या पता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू
मॉड ए टू द पावर n माइनस वन, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ए का मान है 2 और n यानी किस कोटि का अवयव है, 3 गुणा 3 कोटि का अवयव, n बराबर कितना है 3 है। तो 3 ऋण 1 बराबर 2 की घात 2 बराबर हो गया 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। छठवां देखिए, यदि a तथा b दो शून्यतर सदिश हैं तब a डॉट b माइनस a माइनस मॉड ए मॉड बी होगा। यदि कब होगा, इस तरह का कब होगा, हमें पता है कि a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर ए बी के साथ माइनस है, यानी हमें इसे लिख लेना है कि ऐसी स्थिति हमें क्रिएट करना है कि यहां कॉस थीटा की वैल्यू -1 आए। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, जब यहां पर कॉस थीटा के स्थान पर, यहां पर देखिए -1 वैल्यू कब होगी, कॉस पाई की स्थिति में होगी। तो हमें यहां पर ये जो थीटा प्रयोग हुआ है, इसी थीटा की क्या बताना है, वैल्यू बताना है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समुच्चय ए पर परिभाषित फलन r खालिस्थान संबंध कहलाता है यदि r स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रामक भी हो। कौन सा संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कब कहलाएगा कोई संबंध, जब वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। दूसरा देखिए, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कौन सा मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। वही तो है, वही उसका मुख्य मान कहलाता है जो मुख्य शाखा की रेंज में स्थित होता है। यदि a डैश इज इक्वल टू a, तो a एक खालिस्थान आव्यूह कहलाता है। कौन सा आव्यूह कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है जब a डैश a के बराबर हो जाए। हमारे पास एक सारणिक दी गई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। यहां पर 1 आ जाएगा। e की घात -x का अवकलज होगा। क्या होगा, e की घात -x, क्या हो जाएगा, e की घात -x और -x का अवकलन कितना होगा, -1 माइनस e की घात -x माइनस e की घात -x, यहां आंसर आ जाएगा। फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश c बराबर 0 है, प्रांत में है, या f अवकलनीय नहीं है, f का खालिस्थान बिंदु कहलाता है। वही तो कहलाता है f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। चलिए प्रश्न 3 पर पहुंचते हैं। सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में एक फलन f x से y एकेकी फलन है यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो, xy बिलोंग टू x। तो ये क्या है, यह कथन असत्य है। एकेकी कब कहलाता है फलन, जब f(x1) f(x2) के बराबर हो और x1 इज इक्वल टू x2 हो, तब वह फलन एकेकी कहलाता है। कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, बिल्कुल होता है, यह कथन सत्य है। तीसरा देखिए, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, यह कथन भी सत्य है। आगे देखिए, समान कोटि के विकर्ण आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय होता है। समान कोटि के विकर्ण आव्यूह है तो उनका गुणन जो है वो क्रम विनिमय होता है, बिल्कुल सत्य है यह भी। पांचवा देखिए, x के सापेक्ष 1/x का अवकलज log x होता है, नहीं होता। ये तो log x का अवकलज वह 1/x होता है, तो यह कथन हो गया असत्य।
छठवा है, यदि L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दिक् कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच न्यून कोण थीटा है, तब साइन थीटा बराबर मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है? कॉस थीटा के लिए है बच्चों। तो यह कथन असत्य हो गया। जोड़ी बनाते हैं। यहां पर देखिए पहले नंबर पर है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है ये ई नंबर पर। अब देखते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ये दिया हुआ है हमें सी नंबर पर। फिर है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये डी नंबर पर दिया हुआ है बच्चों। आगे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। पांचवें नंबर पर है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला है 1 अपॉन 2a log मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, नंबर ए पर दिया हुआ है। फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर प्लस वाला देखिए यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 2a log मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अब आगे देखिए बच्चों, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां x इज ग्रेटर देन 1 है, इसका फार्मूला है सेक इनवर्स x। प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर द्वारा प्रदत्त फलन f का निम्नतम मान क्या होगा? जब हम x की वैल्यू रियल नंबर से रखते जाएंगे तो हमें पता है कि x की वैल्यू -1 रखने पर हमें 1 प्राप्त होता है, 1 रखने पर 1 प्राप्त होता है, -2 रखने पर 4 प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर है ना, 2 रखने पर 4 प्राप्त होगा। तो हमें यह समझ में आ रहा है 0 रखने पर कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहां पर 0 से छोटा कोई भी मान एक्स स्क्वायर का हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी एफ एक्स का हमें कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो फलन का न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। दूसरा देखिए, यदि ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं जहां ए सबसेट है किसका? पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब ए बी का उपसमुच्चय है और पी ए 0 के बराबर नहीं है, तब क्या हो जाएगा? पी बी बटे ए, यानी ए के घटित होने के बाद बी की प्रायिकता क्या होगी? तो हमारे पास फार्मूला है पी बी बटे ए का फार्मूला क्या है? प्रायिकता ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है बच्चों, जब हमको पता है कि ए उपसमुच्चय है बी का, अब ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता का मान भी कितना होगा? कितना होगा? ए के ही बराबर होगा, क्योंकि उपसमुच्चय है ना। तो उपसमुच्चय है तो ए सर्वनिष्ठ बी भी पी ए के बराबर होगा, तो यहां मान रख देंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए, कट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आंसर 1। फिर यहां पर देखिए, यदि x इंटू आई कैप जे प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें x का मान ज्ञात कर लेना है बच्चों। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। चूंकि ये क्या है? एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है यानी मॉड v की वैल्यू हमें, चलिए हमें दिया हुआ है मॉड v इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? मॉड x है ना, मॉड x और अंडर रूट 1 का, देखिए आई कैप यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए मॉड x
इज इक्वल टू √3, है ना। तो ये वेक्टर की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हमें ये पता है कि मॉड v भी क्या है, एक मात्रक सदिश है, तो उसका मॉड भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ x√3 x इज इक्वल टू 1/√3। x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 1/3 प्राप्त हो गई। अब जो 1/3 हमें प्राप्त होगी, अब चूंकि ये किस मॉड के कारण है ना, तो मॉड के कारण है, तो ये प्लस माइनस 1/√3 के रूप में हमें लिखेंगे, क्योंकि उसका मॉड लेने पे हमेशा क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। तो ये प्लस माइनस 1/√3 x की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। आगे देखिए, चौथे नंबर पर है, यह भी एक वेक्टर दिया हुआ है, इसे भी हमें हल कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए यहां पर आई कैप इंटू जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप इंटू आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप। तो इसे जब हम हल करेंगे तो आई कैप डॉट, अब जे के क्रम से है, तो जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आ जाएगी आई कैप, प्लस फिर जे कैप दिया हुआ है, आई कैप क्रॉस के कैप, ये क्या है, उल्टे क्रम में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस जे कैप होगा। फिर प्लस के कैप आई जे सीधे क्रम में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा के कैप। क्या प्राप्त हुआ, आई कैप का स्क्वायर माइनस जे कैप का स्क्वायर और के कैप। सदिश का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका मॉड हो जाएगा 1, इसका होगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, तो प्राप्त होगा 1। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 1। पांचवा है अवकल समीकरण xy d2y/dx² प्लस x dy/dx का स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू 0 की घात है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर पता करना होता है कि सबसे बड़ी कोटि कौन सी है। तो देखिए d2y/dx² को देखने से हमें पता चल रहा है कि कोटि यहाँ पर कितनी है, 2 है। ठीक है, अब ये जो 2 कोटि वाला पद है, हमें दूसरे किसी पद की घात नहीं देखना है, हमें केवल उस पद की घात देखना है जिसकी कोटि सर्वाधिक है। तो सबसे ज्यादा कोटि 2 कोटि वाला d2y/dx² है, तो उसकी घात यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर घात कितनी है, कोष्टक लगाकर 1 है। जैसे dy/dx की घात यहाँ कितनी है, 2 है, वैसे ही यहाँ d2y/dx² की घात कितनी है, 1 है। यानी सबसे अधिक कोटि वाले अवकलज की सबसे बड़ी घात हमको देखना है, तो यहाँ पर 1 है, तो अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, 1 होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए छठवां समझते हैं। यहाँ दिया है अवकल समीकरण dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। तो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से जब हम तुलना करेंगे तो p की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर समाकलन गुणक if कैसे ज्ञात करना है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx, तो e टू द पावर 2x है ना, e टू द पावर 2x इसका आंसर हो जाएगा छठवें का बच्चों। फिर है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताना है। तो देखिए, जब हम कोई 3 कोटि के अवकल समीकरण को हल करते हैं तो उसमें सामान्य हल में कितने स्वेच्छ अचर होंगे, 3 स्वेच्छ अचर होंगे। लेकिन जब 3 स्वेच्छ अचर हो गए तो उसके विशिष्ट हल क्या होता है वो समझिए। जब प्रारंभिक और सीमाबद्ध शर्तें दी जाती हैं तो इन शर्तों की सहायता से सामान्य हल के सभी स्वेच्छ अचरों के मान निश्चित हो जाते हैं। जितने भी स्वेच्छ अचर हमने लिए थे, 3 स्वेच्छ अचर थे, वो सभी के मान कैसे हो गए, निश्चित हो गए। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर शेष नहीं रहा। कोई भी स्वेच्छ अचर शेष नहीं रहा, तो स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बच्चों। तो
2024 के वस्तुनिष्ठ संग्रह का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।